नमस्कार। आपने एक बर्थ डिटेल दी हैं 22 अप्रैल 2010 दोपहर को 1:01 पर इनका जन्म हुआ है। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और लगन भी कर्क ही उदय था, यानी लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो चंद्रमा हैं। चंद्रमा के बारे में शास्त्र में बहुत सारी बातें की गई हैं। चंद्रमा 16 कलाओं के मालिक हैं। चंद्रमा चंचलता है, चंद्रमा मन की विचलता है। चंद्रमा एक चर राशि है, इसलिए ये मन को स्थिर रहने में परेशान करती है, दिमाग को स्थिर रहने में परेशान करती है, बॉडी को स्थिर रखने में परेशान करती है, क्योंकि यहाँ आपके लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो चंद्रमा हुए हैं। और चंद्रमा यहाँ पर कर्क राशि अपनी ही राशि में है। वो शरीर के लिए तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन मानसिक स्थिरता के लिए कमी दर्शाती है। स्वभाव में स्थिरता, मानसिक स्थिरता में कमी दर्शाने वाला ये चार्ट है, क्योंकि आपके लगन और राशि दोनों। साथ ही साथ मंगल जैसा एक नीच ग्रह कुंडली में, मंगल इसके लिए योग कारक होता है। जो लगन में बैठा है वो भी चर राशि में है और नीच का है, यानी ये व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अधिक चंचलता ला देगा। व्यक्ति को जीवन में अपने आप के अंदर ठहराव लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, यानी किसी भी चीज़ के प्रति सीरियस होना भी ऐसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सोच में बहुत गहराई रखते हैं, मौका पाते ही अपने काम को पूरा करने वाले लोग होते हैं कि अभी आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, फिर उसमें जैसा ही मौका लगेगा उसको फटाक से वो काम को वो कर देंगे। इन चीज़ों में तो ये काफ़ी तेज़ होते हैं। थोड़ा सा भोले किस्म के भी होते हैं। दूसरों के द्वारा बहकाव में आना या दूसरे की बातों में काम कर देना भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। जब चंद्रमा मंगल एक साथ हों तो कहने को ये लक्ष्मी योग है, यानी ये धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन मानसिक स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। एग्रेशन देता है, चिड़चिड़ाहट देता है, स्वभाव में जिदपन भी ये कॉम्बिनेशंस देता है। तो चंद्र मंगल योग के साथ साथ बहुत सारी खूबियां हैं तो बहुत सारी कमियां भी इस योग के अंदर देखी गई हैं। पंचम का मालिक मंगल लगन में बैठा है, नीच का है, यानी पढ़ाई करने में बच्चे को प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पढ़ाई तो वो कर लेगा लेकिन प्रॉब्लम के साथ। साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ मंगल यहाँ नीच के हैं और चंद्रमा की राशि में नीचभंग राजयोग हो रहा है। इसका मतलब है शुरुआती तौर पर परेशानी होंगी, बाद में स्थितियाँ अपने आप में बेहतर होती चली जाएंगी। चलिए बात करते हैं शनि के बारे में कि शनि कुंडली में 7 और 8 का मालिक होके तीसरे घर में बैठा है, यानी शनि की दशा जीवन में जब भी आएगी स्थान परिवर्तन कराएगी, यात्राएं कराएगी, छोटी बड़ी यात्राएं कराएंगी, टूर ट्रैवलिंग्स कराएंगी, हवाई यात्रा कराने में भी सक्षम है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर की जगह से जोड़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, स्थान परिवर्तन करना, वो सब इस दशा के दौरान देखा जाता है। उसके अलावा ऐसे लोगों के जीवन में जो छोटे भाई होते हैं, छोटे भाई से संबंधित जो रिलेशनशिप्स होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं इस शनि के कारण। शनि 3rd हाउस में बैठता है, व्यक्ति को साहस, हिम्मत, बल प्रदान करता है। व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करने में सक्षम होता है, लेकिन ओवरऑल शनि की दशा जीवन में जब भी आ रही है वो व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट और स्ट्रगल के साथ कुछ देगी, क्योंकि शनि जहाँ बैठे हैं वो स्थान भी अच्छा नहीं है और शनि जहाँ के मालिक हो रहे हैं वो स्थान भी अच्छा स्थान नहीं है। चलिए बात करते हैं हम आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सेस के बारे में। राहु कुंडली में 6ठे घर में, केतु 12वें घर में। जब राहु केतु 6-12 एक्सेस में हो और उनकी दशा भी आ गई हो, क्योंकि ग्रह जो भी आता है वो अपनी दशा में फल देता है। जब 6-12 में राहु केतु होता है तो यात्राएं कराता है, फिजूल की यात्राएं कराता है, खर्च को बढ़ाता है, फिजूल खर्च हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, शत्रु पक्ष परेशान करते हैं, बीमारियों पर भी पैसा खर्च होने की भी संभावनाएं होती हैं कि इस दौरान पैसा आ रहा है लेकिन पानी की तरह बह रहा है, यानी कभी बीमारी में, कभी खर्चों में, कभी किसी अन्य परेशानियों में। ऐसी स्थितियां बहुत सारे चार्ट्स में हमने देखी हैं। राहु केतु अक्ष की दशा अगर आएगी, आप समझ लीजिए कि राहु की दशा चल रही है तो ऑलरेडी केतु भी कहीं ना कहीं उसके जस्ट साथ है, तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम का विषय तो बहुत ज़्यादा है।
चलिए शुक्र की बात करते हैं। एकादशेष एकादश भाव में हो तो लाभ को सुरक्षित करता है, यानी आपका लाभ सुरक्षित है, आपका सोर्स ऑफ इनकम सुरक्षित है। आपको कहीं ना कहीं से आजीवन सोर्स ऑफ इनकम या लाभ के अवसर लगातार बने ही रहेंगे। आप नहीं भी कमाएंगे तो भी बने रहेंगे, कमाएंगे तो भी बने रहेंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम बनाने में ये ठीक है। भूमि, ज़मीन, जायदाद, वाहन सुख देने में सक्षम है ये कॉम्बिनेशन। दसम भाव में बैठा हुआ है उच्च का सूर्य द्वादशेष बुध के साथ। जब दूसरे घर का मालिक दशम भाव में बैठे तो ये स्थिति कहने को धन योग बनाती है। व्यक्ति अपने व्यापार से, अपनी वाणी से धन प्राप्त कर लेता है, कुटुंब की तरफ से उसको धन प्राप्त होता है। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन घर परिवार में चल रहे जो कार्य होते हैं उसी में लगकर उसी में आगे बढ़ोतरी करने के लिए भी जाना जाता है। साथ में बुध हैं, वक्री हैं, लेकिन द्वादशेष और तृतीयेश हैं। इसका मतलब है प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन स्थान परिवर्तन, यात्राएं, दूर के स्थान से जुड़कर कार्य करने के लिए दर्शाया गया है। यानी इसको कह सकते हैं बुध यहाँ पर बैठकर आपको पीड़ा देगा, आपसे ऐसी यात्राएं करवाएगा जिससे आपको कष्ट होगा। बात करेंगे बृहस्पति की कि बृहस्पति जैसा ग्रह जब अष्टम भाव में बैठे, धन कारक ग्रह धन भाव को देख रहा है, इसका मतलब धन तो देगा। लेकिन अष्टम का, छठे का, 12वें का बृहस्पति जब जब हो जाता है तो ये जीवन में पैसे के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये वो कॉम्बिनेशंस है जो जीवन में आपको बहुत सारे प्रकार की परेशानियाँ दे सकता है। जैसे जीवन में पैसा तो है लेकिन पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में लगातार हैं किसी न किसी रूप में, कि भाई अगर इतना होता तो वैसे कर लेते, सही समय पर सही धन का ना होना, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा नहीं हो पा रहा है, कर्ज पे ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, कभी किसी ने आपका पैसा ले लिया तो वो पैसा वापस नहीं दिया। तो वैसे भी योग यहाँ इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भाव का मालिक जो है वो शनि है, जो शादी कराने वाला ग्रह भी है, वक्री होकर तीसरे घर में है, और नवांश कुंडली में शनि 12वें घर में है, जो ये दर्शाता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन है जो विवाह में थोड़ा विलंब करा सकता है। चलिए ये तो एक ओवरऑल बात रही, क्या स्वभाव है, क्या ग्रह कह रहे हैं और कैसी स्थितियां हैं। वर्तमान में आपको बुध की महादशा चल रही है। बुध इस कुंडली के अंदर 2 खराब स्थान का मालिक है। जैसे 12वां घर और तीसरा घर, ये दोनों ही स्थान अच्छे नहीं माने जाते। बुध यहाँ मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मंगल लगन में है, यानी बुध एजुकेशन कराने वाला कारक है, बुध एजुकेशन करा भी देगा। लेकिन यहाँ जब ग्रह की लॉर्डशिप अच्छी ना हो, क्योंकि जहाँ का वो मालिक है वो स्थान अच्छा नहीं है, तो यहाँ लापरवाही के संकेत आते हैं। पूर्ण तरीके से दिमाग ना लगना, पूर्ण तरीके से दिमाग का स्थायी नहीं रहना शिक्षा के लिए, वो यहाँ दर्शित हो रहा है। वहीं नवांश कुंडली को देखिएगा, वहाँ पर बुध उच्च के होकर सप्तम भाव में, यानी जो ग्रह की गिरावट मुझे यहाँ दिखाई दी थी वो नवांश में जाके अच्छी हो गई। यानी शुरुआती तौर पर जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन बाद की प्रोग्रेस, बाद की जो स्थितियाँ हैं वो अपने आप में ठीक हैं। व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अभी की जो उम्र है, अभी तो बच्चे की जो उम्र है वो 10 साल है, और बुध की दशा 2029 तक चलेगी, यानी जीवन के 19वें वर्ष तक ये चलेगी, जब तक बच्चा 12th के आसपास हो जाता है या 12th क्लियर कर लेता है। तो ऐसी स्थितियां जब कुंडली के अंदर दिखाई देती हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे करके सीरियस होता है। अभी तो मुझे इसके अंदर सीरियसनेस की कोई स्थिति लगती नहीं है, लेकिन हाँ व्यक्ति धीरे धीरे करके सीरियस होता है। जैसे अभी आगे जो दशाएँ आएंगी वो बुध में बृहस्पति की आएगी अप्रैल 24 से, तब से हम इसके जीवन में कुछ कह सकते हैं कि हाँ कुछ अब स्थितियाँ अब कुछ बेटर होनी शुरू हो रही हैं, और आगे जाके धीरे धीरे सीरियस होता है। लेकिन इस कुंडली में एक कॉम्बिनेशन जो अगस्त 2026 से अप्रैल 2029 के बीच आएगा, वो दशा होगी बुध में शनि। बुध में शनि की दशा इस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, चाहे बच्चा उस समय 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। लेकिन उस दौरान शिक्षा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शिक्षा का अधूरा रहना, फेल हो जाना, खराब हो जाना, बीमारी के कारण, गलत संगत के कारण, ऐसा भी दिखाई देता है। साथ ही साथ कोई बड़ा स्थान परिवर्तन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी स्थान परिवर्तन की वजह से शिक्षा में अवरोध हो जाए, क्योंकि बुध में शनि की दशा जाएगी तो इनकी टिपिकल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बुध ऑलरेडी 12-3 का मालिक है और शनि अष्टमेश होकर तीसरे घर में बैठा है। तो इन सब चीज़ों का आपको खास तौर पर ये कुंडली जो है एक अगस्त 26 से अप्रैल 29 के बीच में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति दिखा रही है। जिसमें आपने मुझसे सवाल पूछा कोई रोग एक्सीडेंट तो नहीं है,
वो समय एक ऐसा है जिसमें रोग भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। थोड़ा सा एक समय काल देखिए, ये भी है, ये अक्टूबर 21 से अप्रैल 24, जब बुध में राहु चलेगी। राहु छठे घर में, छठा घर रोग, रिपु, झगड़ा, झंझट, क्रोध, इनके कारण होने वाली परेशानियों को दर्शाता है। तो प्रॉब्लम्स तो इस व्यक्ति की लाइफ में आगे हैं, क्योंकि एक तो दशा बहुत अच्छी नहीं, ऊपर से अंतर्दशा भी कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो अभी तो इस चार्ट को देख के कहें तो कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदारी मुझे इस कुंडली के अंदर नहीं लगती है। लेकिन इनकी कुंडली बार बार ये कहती है कि ये अपने जीवन में अपनी जन्म स्थली को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अवश्य जाएंगे। चाहे इनके फादर कोई मकान लेके परिवर्तन कर लें, बाहर चले जाएं, दूसरी जगह रह जाएं, लेकिन इनके भाग्य से ऐसा दिखता है, क्योंकि बुध के बाद अगली जो दशा है वो केतु की, और केतु भी 12वें घर में ही बैठा है। तो सारे सिम्टम्स, सारे कॉम्बिनेशंस एक चीज़ को बार बार शो कर रहे हैं। पढ़ाई में कैसा रहेगा सर, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस कुंडली के बारे में, क्योंकि मुझे दशा ही इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो इनको कोई बहुत बढ़िया एजुकेशन का लेवल करा दे। बस ये लड़का 12th कर जाए, उसके बाद ही जीवन में कुछ कर पाएगा। सरकारी नौकरी क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है कि नहीं, देखिए कुंडली के अंदर दशाओं का संयोग बहुत ज़्यादा है। जीवन में 20वें वर्ष तक तो इसमें कुछ बहुत अच्छा दिखता नहीं है, उसके बाद बच्चे को तैयारी करा देना। ऐसे योग तो इसके अंदर कुंडली में है कि ये कोई सरकारी नौकरी ले लेंगे, लेकिन क्लास 1 ऑफिसर, कोई बड़ा ऑफिसर या अधिकारी, अच्छे पोस्ट की नौकरी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। धन का आगमन कैसा रहेगा, अगर स्वयं के बल पे बात करें तो बस सोर्स ऑफ इनकम औसत सी रहेगी, अपना काम चला ले, क्योंकि इतनी लंबी प्रेडिक्शन करना निर्भर करता है कि आप जीवन में करा क्या है आपने। अगर आप बहुत अच्छी एजुकेशन कर गए हैं, आपने बहुत बढ़िया कुछ डिग्री ले ली है, तभी तो आपके सोर्स ऑफ इनकम होंगे, और आपने कुछ किया ही नहीं तो आपका धन का आगमन कैसा रहेगा। फिर वो धन का आगमन ऐसा रहेगा जैसा मैंने शुक्र के बारे में बताया था कि भाई साहब काम करो या ना करो, तुम्हारे काम तो होते ही रहेंगे, तुम्हारे पास पैसा आता ही रहेगा किसी न किसी तरीके से। माता पिता की सेवा करेगा या नहीं, हाँ बच्चा माता पिता की सेवा करेगा, लेकिन थोड़ा सा मूडी किस्म का बच्चा रहेगा, लेकिन करेगा अवश्य। पूरे भविष्य की जानकारी दें, माफ़ कीजिएगा मैं पूरे भविष्य की जानकारी नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए तो मुझे हो सकता है एक ही कुंडली में बात करते करते 2-4-5 दिन लग जाएं, ना हम मेरे पास इतना समय होगा। लेकिन हाँ, मैं तुमको एक ऐसी जानकारी ज़रूर दे दूंगा जिससे आप अवगत हो जाएंगे कि ये बच्चा जीवन में कुछ करेगा या नहीं। नौकरी किस साल में होगी, नौकरी किस साल में होगी केतु पर निर्भर करता है। केतु में शुक्र, केतु में शुक्र का एक दशा आएगी 2029 से 30 के बीच में। यहाँ हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम की शुरुआत हो रही है, बस इतना कह सकता हूँ कि अभी पहली आमदनी का जो कॉम्बिनेशन है वो केतु शुक्र में दिखता है, सितंबर 29 से नवंबर 30 के बीच में। कुंडली ओवरऑल वर्तमान की दशाओं से पीड़ित है। ग्रहों की स्थितियाँ अपने आप में काफ़ी ठीक हैं, ये लगन के आधार पर हैं, यानी लगन का आधार घर परिवार से मजबूती दिखाता है। लेकिन जब स्वयं के बल पर बात आती है तो इस बच्चे को जीवन में सीरियस होने के लिए, मैच्योर होने के लिए मेरे हिसाब से अभी काफ़ी समय लगने वाला है। ये जो पीरियड है इनके जीवन का अगस्त 26 से अप्रैल 29, ये वो समय ऐसा होगा जो इनके जीवन को एक तगड़ा झटका दे के जाएगा। उस दौरान इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा सभी प्रकार से, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे हरकतें हों, चाहे गलत संगत हो, चाहे किसी के साथ झुकाव हो या ऐसा कुछ भी हो, उसमें आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा। क्योंकि मुझे तो वो दशा एजुकेशनली हो या धन के तौर पे हो या स्वास्थ्य के तौर पे हो अच्छी नहीं लगी है। तो उस दौरान भी आप चाहे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी दिखाई दे रही है तो उस दौरान के हिसाब से निर्भर होगा कि बच्चे को क्या कराया जाए, क्या दाखिला दिलाया जाए, या किस चीज़ का उपाय या पूजा पाठ कराई जाए जिससे इसको आराम पड़ जाए। तो ये था आपके एक हॉरोस्कोप जो आपने मुझे डिटेल्स दी हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ चर्चा की है। अभी बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन मंगल का रोल सबसे ज़्यादा आता है। बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए रोज़ाना, और अगर आसपास कोई शिव मंदिर हो तो रोज़ाना भगवान शिव को जाके जल का लोटा एक अर्पित कर दो। बस जाओ ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को जल चढ़ा दो, कुछ तो लाभ उससे अवश्य मिलेगा अगर बच्चा लगातार अपने जीवन में इस कार्य को करेगा। क्योंकि अभी तो बच्चा ये बहुत छोटा है, अभी तो 10 साल का बच्चा है, तो इसको कोई इतनी समझ होगी नहीं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।